मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय ओम श्री मातंगे नमः। जय माता मातंगी। मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस चैत्र नवरात्रि में मेरी एक शिष्या मून चंद्रमा ने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी, मैंने मातंगी माता का स्वप्न देखा है और वो मुझसे कह रही हैं कि मुझे बाग से बाहर निकालो। मुझे 10-11 वर्ष पहले की स्मृतियाँ ताज़ा हो गई और बिटिया उस समय, जो चंद्रमा बिटिया थी, वो उस समय सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थी। शिक्षा के क्षेत्र में उसने NTT B.Ed आदि किया हुआ था। घर की आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। मैंने बिटिया को मातंगी माता का मंत्र और यंत्र फोटो दिया था। उसका संघर्ष सफल हुआ। सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में लग गई। शादी बच्चे हो गए। ससुराल में उसने यंत्र और फोटो को बक्से में रख दिया। इधर जब मकान निर्माण में उसको थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई तो माता ने स्वप्न दिखाया उसे कि मुझे बक्से से बाहर निकालो, तुमको भाई परेशानी हो रही है मकान बनाने में, और मेरी आराधना करो, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगी। माता वास्तव में बहुत ही दयालु होती हैं और ये मातंगी माता जो हैं वो सूर्य की देवी हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए इनकी आराधना पूजा से सबको बहुत ही फ़ायदा होता है। और अब इसको थोड़ा हम विस्तार करते हैं। तो एक मातंग ऋषि थे, उनकी एक शिष्या थी शबरी माता। और शबरी माता जो थी वो भगवान श्री राम का इंतजार तब से कर रही थी जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि एक दिन प्रभु तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम उनको रावण के मारने का उपाय बताना। कि मुझे मातंग ऋषि ने उनको समझाया था शबरी माता को कि जो है, जब राम जी तुम्हारे पास आएंगे तब तुमको ये बताना कि मेरे गुरु मतंग ने ये बात बताई थी आपको, ऐसा कहने के लिए उन्होंने बताया। और ऐसा मेरे गुरु ने बताया है और आपको जीत का आशीर्वाद दिया है कि आपकी विजय होगी, रावण की पराजय होगी। जब प्रभु श्री राम माता शबरी के पास आए तब माता ने प्रभु को अपने मुख से झूठे किए हुए बेर खिलाए। प्रभु ने उन झूठे किए हुए बेरों को प्रेम से खाया। यहाँ माता ने अपनी तपस्या की शक्ति, जो उनके इंतजार की शक्ति थी, जो वो राम का चिंतन कर रही थी तब से, कितने कालों से कर रही थी, वो जो शक्ति थी, वो राममय जो शक्ति थी, वो शक्ति क्या हुई कि वो दिन रात प्रभु राम का चिंतन करती थी। तो वो चिंतन करते करते उसमें उनके लिए, राम जी के लिए रक्षा शक्ति उत्पन्न हो गई थी। और वो क्या की थी कि उस शक्ति को, जो उनके पास शक्ति थी राम जी के लिए, जो उनकी भलाई के लिए थी, रक्षात्मक शक्ति को क्या किया था उन्होंने, अपने झूठे बैलों के माध्यम से उन्होंने प्रभु को सौंप दिया था, उनको हस्तांतरित कर दिया था। इसी शक्ति से तामसी रावण की शक्तियाँ पराजित हुई। यह एक गूढ़ रहस्य है। यह तो त्रेता युग की बात हुई। इस चेतना का विस्तार करें तो कलयुग में भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने पर शाबर मंत्रों की रचना की। शाबर मंत्रों की महत्ता के बारे में ज्योतिष के दादा गुरु परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा है देखिए। अनमिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, कली बिलो की जगहित हर गिरिजा, शाबर मंत्र जाल जिन सिरजा। शाबर मंत्र जाल है जो देशज भाषा में लिखा गया है और गुरु गोरखनाथ और नाथ पंथ ने शाबर मंत्र को आगे बढ़ाया। शाबर मंत्रों को आगे बढ़ाया, पाला पोषा और सर्वजन हिताय, जो नाथ संप्रदाय थे, गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने इस शाबर मंत्र को आगे बढ़ाया, इनको पाला पोषा और सर्वजन हिताय। ये मंत्र जो है सर्वजन के लिए थे और आम जन के लिए थे और उनको दिया। और इसमें क्या भावना नहीं थी, इसमें लोक कल्याण की भावना नहीं थी। शाबर मंत्रों में लोक कल्याण की भावना नहीं थे। इसमें कोई जो है ये नहीं है कि भाई आपको ये अनुष्ठान करना, ये करना है। वो एक प्रकार का मंत्र है जो देशज भाषा में, उन्हीं की भाषा में लिखा गया है और बहुत ही शक्तिशाली है। मित्रों, अब मैं
विषय की ओर आता हूँ कि दादा गुरु जो हैं वो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं वो कृष्ण विद्या के बहुत बड़े ज्योतिष विद्वान थे और आपकी आजीविका का एक साधन ज्योतिष विद्या भी था। शुरू में जब तुलसीदास जी रामचरितमानस जब शादी से पहले वो एक ज्योतिष का भी काम करते थे और कृष्ण विद्या में वो बहुत बड़े विद्वान थे और एक उनकी जो आजीविका थी वो ज्योतिष विद्या के माध्यम से भी थी। मेरे ज्योतिष गुरु बाबा तुलसी के बहुत बड़े भक्त थे। जो मेरे ज्योतिष गुरु थे वो बहुत बड़े भक्त थे और उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे और भक्त मतलब ऐसे बहुत उनको आत्मीय लगाव भी रखते थे, मतलब बहुत उनको मानते थे और बहुत हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। अब देखिए मित्रों, मैं आपको एक बहुत ही जो है अच्छी जानकारी देना चाह रहा हूँ जो तुलसी भाषा से संबंधित है। और प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय श्री अमृतलाल नागर जी जो लखनऊ के रहने वाले थे, गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को उपन्यास के रूप में उन्होंने लिखा है। मतलब उनकी जीवनी को उन्होंने काफ़ी शोध करके उपन्यास के रूप में लिखा है जिसका नाम है मानस का हंस। बहुत ही अच्छी किताब है ये। इसमें आपने बाबा तुलसी के ज्योतिषीय रूप के कई उदाहरण दिए हैं। मतलब इसमें उनके जो ज्योतिषी होने के और ज्योतिषी विद्या के द्वारा जो उन्होंने प्रयोग किए थे या जो कुछ बातें उन्होंने बताई थी लोगों को, उसका उन्होंने कई उदाहरण दिया है। और साथ में नागर जी ने जो उनकी पत्नी थी रत्नावली जी को भी एक बहुत ही बड़ी विदुषी महिला और ज्योतिषी की जानकार बताया है। इस उपन्यास में उनको भी एक ज्योतिषी बताया है। और इस उपन्यास में रत्नावली जी ने तुलसीदास के गंड मूल में जन्म का उल्लेख करके भविष्य में जगत प्रसिद्ध राम भक्त होने की भविष्यवाणी की थी और बाबा तुलसी से शादी का यही भविष्यवाणी आधार बनी थी। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो रत्नावली थी वो बहुत बड़ी ज्योतिषी थी और सबको मालूम है कि तुलसीदास जी का जन्म जो है गंडात मूल में हुआ था और उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया था इस वजह से। तो जो रत्नावली जी थी उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो वो कुंडली जब उन्होंने देखी तो बोली कि नहीं, ये जो गंडात मूल में है लेकिन इसमें ऐसा योग है कि ये बहुत बड़े मतलब अमर होंगे और ये राम के बहुत बड़े भक्त होंगे। और यही बेसिस पर उनकी शादी हुई थी उससे। ये बहुत ही गुड़ बातें इस किताब में बताई गई है मानस का हंस में। और बाबा तुलसी से जो शादी था उसका आधार यही मतलब उनकी भविष्यवाणी थी। केवल रत्नावली ने ही बाबा तुलसी के आध्यात्मिक और अमर कीर्ति की खुलकर घोषणा की थी। मतलब केवल रत्नावली ऐसी थी जो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये बहुत बड़े आदमी बनेंगे, राम भक्त बनेंगे, अमर होंगे, ऐसा उन्होंने इस किताब में लिखा है। और सभी ज्योतिषी विद्वानों को जिनकी रुचि थोड़ी पठन पाठन में है, मानस का हंस अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं मतलब ये आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो है जो भी ज्योतिषी करते हैं किसी भी रूप में, तो तुलसीदास जी हमारे दादा गुरु के रूप में हैं, तो ये मानस का हंस पढ़ने से एक आपको ज्योतिषी दृष्टि मिलेगी, उनके संघर्षों के बारे में आपको पता चलेगा। सबको पढ़ना चाहिए जो भी इसमें रुचि रखते हैं और इसमें आप लोगों को एक नई जीवन दृष्टि मिलेगी। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि ये जो आज का मेरा यूट्यूब का जो टॉपिक है वो संतान से संबंधित है, तो मैं अपने ज्योतिषी गुरु जो मेरे ज्योतिषी गुरु थे, तो उन्होंने कैसे एक संतान विषयक प्रश्न को बताया था एक लोगों को, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ थोड़ी भूमिका के साथ। कि देखिए, जैसे मैं ये चीज़ें इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा ज्योतिषी रुचिकर रहे, नीरस ना बन जाए कि ये बैठा ग्रह, ये बैठा ग्रह। तो उसको रुचिकर बनाने के लिए, ज्योतिषी को रुचिकर बनाने के लिए कि आम लोग भी उसको समझ सकें, इसलिए मैं थोड़ा सा भूमिका करता हूँ जो वास्तविक होता है और जीवन से संबंधित होता है। ज्योतिष क्या है, वो हम ही आप लोग का तो जीवन है, हम ही आप लोग की घटनाओं से तो बनता है भाई। फल क्यों है, फलित ज्योतिष क्यों है, हम ही आप लोगों के लिए है ना। तो थोड़ा सा मैं ये चीज़ करता हूँ कि जिससे आप लोगों को थोड़ा उसमें रस रहे, रुचि रहे कि भाई हाँ, ज्योतिष नीरस न लगे, आपको केवल जो है कुंडली देखना ही न लगे, उसका जो मतलब एक फल है वो थोड़ा उसमें रस रहे, आम की तरह मीठा लगे। तो ये बात जो है मित्रों करीब 1984-85 की है, तब मैंने हाई स्कूल पास किया था, हाई स्कूल में था। और मेरे तब हम लोग बस्ती में रहते थे, हमारे पिताजी उसमें पोस्टेड थे बस्ती में। तो मेरे ज्योतिष गुरु जब बस्ती में आते थे तो मानस का हंस पढ़ते थे, मतलब वो किताब थी हमारे यहाँ उस समय, तो वो किताब पढ़ते थे और हमारे गुरु पढ़ते थे, मेरे पिताजी भी पूरे आपस में इस पर चर्चा करते थे कि कैसे उनका जीवन है, क्या है।
तो वो मेरे गुरु क्या करते, वो किताब पढ़ते हुए बड़े भाव विभोर हो जाते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते, मतलब वो लगाव रखते थे ज्योतिष मतलब बाबा तुलसी से, तो लगाव आंसू आ जाते थे। और वो हमेशा जैसे मैंने कि जब कोई ऐसे कुछ पढ़ते हैं हम कह देंगे, तो संघर्षों को जब वो पढ़ते थे कहते थे वाह तुलसी, ऐसा वो मतलब वो कहते थे, बहुत लगाव रखते थे। तो वाह तुलसी कहने लगे। गुरु जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे बताया कि बाबा तुलसी प्रश्न विद्या के बहुत बड़े जानकार, मतलब हमारी तरफ जो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो है वो ताजिक नीलकंठी चलती है, तो उसको नीलकंठी लोग बोलते हैं, ताजिक नहीं लगाते हैं। तो वो प्रश्न विद्या की मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है, उसी पे जो है मेरे गुरु भी उसके बहुत बड़े जानकार थे, आगे बताऊंगा। तो तुलसीदास जो थे प्रश्न विद्या के बहुत बड़े जानकार थे और उन्होंने एक बार एक व्यक्ति को प्रश्न विद्या के आधार पर संतान होने का आशीर्वाद दिया था, जबकि सारे ज्योतिषियों ने जन्म कुंडली के आधार पर संतान का उस व्यक्ति का भाव बताया था कि भाई तुम्हारे कुंडली में संतान नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति तुलसीदास के पास गया था तो तुलसीदास ने प्रश्न के आधार पर कहा था कि नहीं, तुमको राम जी के पास से संतान होगी और उसको संतान की प्राप्ति होगी। ये बात मैंने और भी कई जगह पढ़ी थी, तो ये बात भी मेरे गुरु ने बताई थी कि प्रश्न विद्या के आधार पर उन्होंने ये बात बताई थी। तो बाद में मानस का हंस जो है मैंने उस समय कई बार पढ़ी थी, लेकिन उस समय मैंने हाई स्कूल पास किया था, तो मैं केवल मतलब ज्योतिष में रुचि मतलब उस समय मैं सीख रहा था, तो शुरू ही किया था, तो मैं केवल उसमें ज्योतिषी विषयों के बारे में ज़्यादा पढ़ता कि भाई बाबा तुलसी ने क्या किसको क्या बताया क्या ज्योतिष का बताया, ये चीज़ मैं ज़्यादा पढ़ता था उसमें। और कल्पना करता था कि भाई जैसे कि बता रहे हैं वैसे मैं भी एक दिन जो है ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान होऊंगा, मैं भी सबको इस प्रकार से बताऊंगा। ये बाल सुलभ उस समय की मेरी चेष्टाएं नहीं होंगी। अब मैं आप लोगों को अपने ज्योतिषी गुरु की एक संतान से संबंधित ज्योतिषी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ, जो मेरे सामने हुई थी और मैं उससे चमत्कृत हो गया था। बहुत मतलब ऐसी बात मेरे लिए बहुत ऐसी घटना थी, बिल्कुल आंखों के सामने की थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो ये करीब 1984 की बात है और तब हम लोग बस्ती में थे। मेरे घर के सामने एक श्रीवास्तव जी थे जो गन्ना विभाग में इंस्पेक्टर थे और बहुत युवा थे, 28-30 साल के रहे होंगे। तो मैं उनके घर हाई स्कूल में था, तो मैं मैथमेटिक्स कभी कभी उनके पढ़ने जाता था, 1-2 महीना पढ़ा होगा उनसे, तो उससे थोड़ा मेरा संपर्क था। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरे गुरुजी आए हैं, भाई आदमी लड़के थे, तो हमने कहा नहीं मेरे गुरुजी हैं, वो ज्योतिषी आए हैं। तो वो क्या क्या कि ठीक है मुझे भी कुंडली दिखाना है। तो क्या हुआ कि वो मेरे घर आ गए, जब गुरुदेव मेरे आए थे तो अपनी कुंडली लेकर मेरे गुरुदेव को दिखाने कुंडली अपनी आ गए। गुरुदेव ने झोले से अपना पत्रा निकाला, पत्रा जो अब तो पंचांग है उसमें वही पंचांग चलता था, वो रखते थे, और पंचांग निकाला। फिर कहा भैया मुझसे कहा कि तुम लग्न स्पष्ट करो और लग्न बना के और राशियों में ग्रहों को बिठा दो। तो मैंने क्या कि लग्न स्पष्ट करके और उसके बाद राशियों में ग्रहों को बिठा दिया। और फिर उन्होंने जो गन्ना इंस्पेक्टर साहब थे महोदय जी, तो उनकी कुंडली भी जो लाए थे, अपनी उनकी कुंडली देखी, फिर प्रश्न कुंडली देखी। फिर उन्होंने कहा कि जो है आपकी पत्नी को 3-4 महीने का गर्भ है, मतलब आपकी पत्नी जो है गर्भ से है, बच्चा है उनको, और पत्नी को लड़का ही होगा। और आप यही प्रश्न मुझसे करने आए हैं कि मेरी पत्नी को लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन उसको लड़का होगा ऐसा आ रहा है, आप यही जानने आए हैं। गन्ना इंस्पेक्टर महोदय हतप्रत रह गए, तुरंत चरणों में गिर गए, मतलब तुरंत वो खुश हो गए, तुरंत कह रहे, और तुरंत मतलब पैर छुआ उन्होंने, 5-10 रुपया जो भी रहा था उनके पास, मुझे याद है, हाँ 5 या 10 रुपया था, उन्होंने पैरों पर रख दिया। और पंडित जी आपकी बात सत्य है, मेरी पत्नी गर्भ से है और मैं यही जानने आया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कि आपने जो बिना पूछे कोई किसी से कह भाई तुमको ये चीज़ तो आदमी तो आश्चर्यचकित रह जाएगा, तो आश्चर्यचकित हो गए। मित्रों इस घटना को आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद बाल सुलभ उत्सुकता से पूछा मैंने, मतलब अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी मैं आपके जैसा बड़ा ज्योतिषी कैसे बनूंगा, भाई आपने ऐसा तुम बता दिया तो मैं वो विद्या कब सीख पाऊंगा, कैसे मुझे ये सब आएगी। तो गुरुजी हंसने लगे हमारे, कहने लगे इसके लिए तुमको नीलकंठी पढ़नी पड़ेगी। और मैंने भी वहीं से सीखा है, सीख कर मतलब मुझे जो ज्ञान है उसी नीलकंठी से ही है, तुम भी उसको सीख लोगे तुमको भी वही आ जाएगा। गुरुजी ताजिक नीलकंठी को नीलकंठी कहते थे और प्रश्न विद्या के लिए इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। मतलब नीलकंठी मतलब प्रश्न विद्या के लिए कहते थे कि इससे अच्छी किताब कोई नहीं है, और अगर कोई इसको कमांड कर लेगा तो वो प्रश्न में मतलब बेताज बादशाह उसका हो जाएगा प्रश्न विद्या का। और भविष्य में
प्रसंग आने पर मेरे ज्योतिषी गुरु की प्रश्न ज्योतिष की भविष्यवाणी जो मेरे माता पिता के आयु के संबंध में की थी बताऊंगा। जो उन्होंने एक बहुत सटीक भविष्यवाणी की थी वर्षों पहले मेरे माता पिता के जो थे उनकी आयु के बारे में मेरी माँ ने पूछा था, तो उन्होंने बिल्कुल सटीक बताया था, जो मेरी आंखों के सामने की बात है। तो वो बिल्कुल सत्य घटना थी। वो कभी प्रसंग आएगा तो बताऊंगा कि वो क्या चीज़ थी। तो वो बहुत बड़े विद्वान थे और मैंने ऐसा नीलकंठ का विद्वान नीलकंठी जो मैंने अभी तक मेरे नज़र में नहीं आया है, कभी कोई मिलेगा तो बताऊंगा। वाकई प्रश्न ज्योतिष के लिए नीलकंठी ज़्यादा क्लासिकल और दमदार है। मतलब प्रश्न के लिए नीलकंठी ज़्यादा क्लासिकल और दमदार है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसमें कुछ बातें जो है वो गुप्त और रहस्यमयी हैं, जो परंपरा से लोग बताते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे गुरु जी ने बताया था। कुछ बातें वो लोग मतलब परंपरा से बताते हैं और इसको गुप्त रखा गया है, जिसकी वजह से लोग मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, क्योंकि नीलकंठी को सीखना इतना सरल नहीं है। वो क्लासिक है ना, तो क्लासिक की कुछ बातें गुण होती हैं, वो बिना मतलब गुरु परंपरा से आप नहीं सीख सकते उसको। तो इसीलिए केपी को लोग जो आसान है उसको लोग ज़्यादा सीखते हैं, अपनाते हैं। गुरुदेव जो है आपको नमन है और मेरे पर पितामह मेरे बाबा के पिताजी पंडित जो खुदा शास्त्री बहुत महान जो थे उनको भी नमन है और राजा रामचंद्र को भी नमन है। मित्रों, अब विषय की ओर आते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में पाश्चात्य और भारतीय पद्धति में संतान देखने के लिए कई स्थान हैं। जो मतलब हस्तरेखा में संतान कहाँ से देखा था, उसमें 3-4 जगह हैं जहाँ से देखा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और कुछ रेखाएं ऐसी तो मैंने स्वयं के अनुभव से भी जानी है कि वो कैसे संतान के बारे में बताती हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और पहली जो रेखा बताती है वो होती है अंगुष्ठ मूल में। ये देखिए अंगुष्ठ का मूल है। हाँ, ये देखिए अंगुष्ठ का मूल है। यहाँ पर यव जो होता है वो संतान के बारे में बताता है। अगर यहाँ पर यव है तो संतान निश्चित होती है, ऐसा लोग बताते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। मित्रों, जो है अंगुष्ठ मूल में जो यव होता है, ये 100% संभावना होती है कि आपको संतान होगी। ये मतलब मैंने भी देखा है कि मैक्सिमम केस में मतलब बहुत कम ऐसा हो कि संतान ना हो। तो उसमें भी कई जो है केस होते हैं जिसमें कुछ और बातें भी होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि स्त्री के हाथ में यव नहीं होता है लेकिन पुरुष के हाथ में यव होता है, तो उस स्त्री को संतान नहीं होती है। लेकिन कई दफ़ा पति को जब हम लोग अकेले पूछते हैं तो वो ये स्वीकार करता है कि दूसरी स्त्री से उसको संतान है, मतलब उसको संतान है लेकिन अपनी पहली स्त्री से नहीं है। उसने समाज के डर से या स्त्री के डर से संतान को किया हुआ, लेकिन उसने सामाजिक रूप से उसको घोषणा नहीं की कि मेरा मतलब ये संतान है, तो वो छुपा के रखता है। और मित्रों, जो है हस्तरेखा में जो है विवाह रेखा के पास जो है वहाँ पर भी संतान की रेखाएं होती हैं। हस्तरेखा में जो है विवाह रेखा के पास भी संतान की रेखाएं होती हैं। और ये खड़ी जो है मोटी रेखाएं, मतलब यहाँ पर जो खड़ी जो रेखाएं होती हैं मोटी जो होती हैं वो पुत्र को दिखाती हैं, और जो पतली रेखाएं होती हैं वो कन्या संतान को बताती हैं। और मैं आपको अपने अनुभव की एक बात बताने जा रहा हूँ कि करीब 32 वर्ष हो गए, हाँ 32 वर्ष हो गए एग्जैक्ट। हाँ, तो मैं हस्तरेखा भी बहुत ज़्यादा देखता था। तो मेरे एक जानने वाले ने मुझे अपना हाथ दिखाया, तो उनके क्या था, विवाह रेखा के ऊपर जो है वो 3 मोटी रेखाएं खड़ी थी, और जिसमें एक रेखा जो है स्पष्ट रूप से मतलब 3 खड़ी रेखा थी और एक रेखा को एक आड़ी रेखा ने काट दिया था। मतलब तो उससे क्या हुआ था कि मित्रों ये देखिए विवाह रेखा के ऊपर जो है ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं ये संतान को दिखाती हैं। और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि उनके 3 रेखाएं थीं, 3 खड़ी रेखाएं थीं और एक रेखा को जो है वो काटा गया था। तो मैंने कहा कि जो है आपके 3 पुत्रों का योग था जिसमें एक संतान को खतरा था। उन्होंने कहा कि 3 पुत्र थे मेरे और एक पुत्र पैदा होने के बाद उसका कोई मतलब डेथ कर गया था। तो ये बात सही थी। तो इस प्रकार से जो है विवाह रेखा के ऊपर भी संतान रेखाओं का जो है
होता है। मित्रों, आप जैसे जैसे मैंने बताया कि आप अपने अनुभव से इस चीज़ को बता सकते हैं कि कितनी मतलब आपको संतान होगी, पुत्र होगा या स्त्री होगी, मतलब कन्या संतान होगी, लड़का या लड़की होगा। आप अपने अनुभव से ये चीज़ें आप अपने अनुभव से इसको बता सकते हैं। जैसा कि भाई आपने बताया, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, वो सही उदाहरण था। तो आप इसके बारे में, संतान के बारे में, और संकेत स्पष्ट रहता है, हर चीज़ अनुभव से आती है। जितना आप अनुभव करेंगे उतना आपको सही बताएंगे। मित्रों, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये शुक्र पर्वत है, यहाँ पर भी संतान की रेखाएं होती हैं। ये देखिए, ये पड़ी रेखा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे बताया था। ये भी एक संतान की रेखा होती है, लेकिन ये बहुत अनुभव से आता है कि ये कौन सी ये संतान की रेखा, क्योंकि बहुत रेखाएं होती हैं पड़ी, तो कौन सी संतान की रेखा होगी ये अनुभव से आप जान सकते हैं। और ये कुछ खड़ी रेखाएं भी शुक्र पर्वत पे होती हैं, ये भी जो है संतान को दिखाती हैं, और इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आगे मैं इसको बताऊंगा। ठीक है मित्रों, जो है आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। जो जैसा मैंने बताया कि शुक्र पर्वत पे जो बड़ी रेखाएं होती हैं वो भी संतान के बारे में बताती हैं। और एक सत्य उदाहरण जो है अपने जीवन का बताने जा रहा हूँ। ये करीब जो है 27-28 वर्ष पहले की बात है, और लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई थी, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रावास में जब निवास करते समय एक भाई साहब थे, जो इस समय मतलब वो भाई साहब जो हैं वर्तमान में इस समय जो है उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी हैं। तो तब उन्होंने मुझे अपना हाथ दिखाया था, और त्रिपाठी भाई साहब, तो मेरा जो एक बस्ती का ग्रुप है, तो उस ग्रुप के हैं वो, और समय आने पर मैं बताऊंगा और भी बातें। तो मेरे बस्ती वाले जो ग्रुप हैं उसमें थे वो भाई साहब, तो उन्होंने अपना हाथ दिखाया था। और इस ग्रुप में मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर हैं, एक भगवान की कृपा है मतलब इन लोगों पर। तो अब समय आने पर जब मैं हस्तरेखा से सफलता की रेखाओं के बारे में जब मैं बताऊंगा कि हाथ में सफलता की रेखाएं, मतलब नौकरी की इसकी तो उच्च पद की रेखाएं होती हैं, तो वो जब मैं बताऊंगा तब मैं अपनी बस्ती के ग्रुप के लोगों के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन लोगों के हाथ में कौन सी रेखाएं थी जिससे वो बड़े पदों पर पहुँचे, उच्च पदों पर पहुँचे। तो अभी तो मैं संतान के बारे में बता रहा हूँ। तो वो जो त्रिपाठी भाई साहब थे, तो उन्होंने मेरा हाथ दिखाया, तो मैंने जब उनका बायां हाथ देखा तो उनकी नई शादी हुई थी। तो मैंने जब वही रेखा थी उनके बाएं हाथ पर बड़ी रेखा थी, शुक्र में बहुत स्पष्ट रेखा थी, और कोई रेखा नहीं थी, वही एक रेखा ही थी। तो मैंने जब देखा तो लेटी हुई रेखा थी मोटी सी। तो भारतीय जो रेखा पद्धति है उसमें जो बायां हाथ होता है, पुरुष का जो बायां हाथ होता है वो स्त्री के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब मैंने बायां देखा तो मैंने कहा कि भाई साहब जो है आपको संतान का योग बन रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब भाभी जी के जो बायां हाथ है, भाभी जी के हाथ में संतान की रेखा स्पष्ट रूप से आ गई है, और लग रहा है आपको संतान होने का योग बन रहा है इस साल। तो त्रिपाठी भाई साहब चौंक गए, मतलब तुरंत चौंक गए भैया, कहेंगे अरे यार ये बात तो मैंने, मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं। मतलब उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे ये तो बहुत, क्योंकि अभी अर्ली प्रेगनेंसी थी और कोई मतलब किसी को मैंने बताया नहीं था वो। तो चौंके, अरे यार मेरे अलावा कोई बात तो जानता ही नहीं है, बड़ा सही तुमने बताया यार। तो संतान की जो रेखा थी वो बताई स्पष्ट। तो देखिए, आप जब चीज़ों को अनुभव करेंगे ना, जब तो वो चीज़ें जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें आएंगी। तो इसमें नहीं है, तो ज्योतिष हो, हस्तरेखा हो, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और अनुभव से आता है। तो जब आप कहेंगे तो सही होगी बात, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा धैर्य और अनुभव की जरूरत होती है। तो वो जो रेखा थी स्पष्ट संतान होने का संकेत थी, मैंने बताया वो बात सही थी। तो थोड़ा मुझे यंग एज थी, तो मुझे बड़ा अपने ऊपर हर्ष मिश्रित गर्व हुआ, मुझे मतलब खुशी भी हुई और अपने ऊपर गर्व भी हुआ। देखो मैंने ये बात बता दी, और मैंने ये बात हासिल की, मुझे थोड़ा सा गर्व भी हुआ अपने ऊपर, उस समय यंग एज थी। तो मित्रों, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो अब इस वीडियो का जो शेष भाग है मैं वो उसको अगले वीडियो में ले आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।